आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महर्षि अरविंद घोष जी के विषय में, जो कि पहले एक उग्रवादी नेता थे, अर्थात उग्र विचार वाले नेता थे। बाद में उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और वो फिर एक महर्षि बन गए, एक योगी बन गए, एक सन्यासी बन गए। तो इनके संपूर्ण जीवन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इनसे भी काफी सारे क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत इस तरह के काफी सारे नेताओं का जिक्र हो रहा है। तो हम लोग जो है साथ साथ में इन नेताओं का परिचय भी देखते हुए चल रहे हैं। तो हम लोग अरविंद घोष जी के बारे में जानेंगे, इनका क्या जीवन था, क्या महत्वपूर्ण घटनाएं इनके जीवन में घटित हुई थी। वैसे तो अरविंद घोष जी का हमारे भारतीय समाज में काफी महत्वपूर्ण स्थान है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन में हो या फिर हमारे दार्शनिक क्षेत्र में। इन्होंने जो है शिक्षा के लिए भी काफी काम किया, दर्शन में भी काफी कुछ लिखा है। तो अरविंद घोष जो कि उग्रवादी नेता थे। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो दो धड़ों में बटा हुआ था, एक उदारवादी और दूसरे थे उग्रवादी। उदारवादियों को नरम दल बोला जाता था और उग्रवादियों को गरम दल। अर्थात जो अरविंद घोष थे ये उग्रवादी विचारधारा वाले नेता थे, मतलब कि गरम दल वाले नेता थे। अरविंद घोष जी के जो अन्य साथी थे, बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद विपिन चंद्र पाल और हमारे लाला लाजपत राय जी, तो ये जो हैं उग्रवादी वाले नेता थे। और जो अरविंद घोष जी के जो सबसे करीबी थे वो थे विपिन चंद्र पाल, क्योंकि जो अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल ये दोनों ही जो है बंगाल से आते थे। बाकी जो तिलक जी हैं वो महाराष्ट्र से थे और जो लाला लाजपत राय जी थे वो पंजाब से थे। तो इनके निकटस्थ कौन से उग्र विचार वाले नेता थे? तो विपिन चंद्र पाल। बात करें अरविंद घोष जी के जन्म की, तो इनका जन्म ना बहुत ही स्पेशल दिन में हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त को। 15 अगस्त काफी स्पेशल है ना हम भारतीयों के लिए। तो 15 अगस्त 1872 में इनका जन्म हुआ था। 15 अगस्त 1872 के दिन इनका जन्म हुआ था बंगाल में। इनके पिता एक डॉक्टर थे जिनका नाम था कृष्णाधन घोष। कृष्णाधन घोष ये एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, कृष्णाधन घोष। और जो कृष्णाधन घोष थे ना, ये पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। पूरी तरह से एक प्रकार से बोलना चाहिए जो अंग्रेज थे पूरी तरह से, ये तो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और ये जो है अपने बच्चों को पाश्चात्य संस्कृति में ढालना चाहते थे। साथ ही साथ इनके मन में ये था, इनका सपना था कृष्णाधन घोष जी का, कि इनके जो बच्चे हैं वो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके ब्रिटिश भारत में बड़े से बड़े पद प्राप्त करें। देखो, ये कोई गलत बात नहीं है। हर पिता चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो भविष्य में अच्छा बड़ा काम करे, किसी बड़े पद पर जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी जो है चाहते थे कि उस समय का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उन्होंने भी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो ये भी चाहते थे कि इनके बच्चे भी जो है बड़े बड़े पद पर जाएं। तो कृष्णाधन घोष इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस समय जो आईसीएस की परीक्षा है वो भारत में नहीं होती थी, वो उसके लिए आपको लंदन जाना पड़ता था, इंग्लैंड जाना पड़ता था। और काफी सारे उसमें नियम थे, जैसे कि इंग्लैंड जाना पड़ता था, इंग्लैंड में ही पेपर होता था, वहीं सेंटर होता था, और 2 साल आपको वहां के विश्वविद्यालय में पढ़ना होता था। और जो लैटिन है, ग्रीक है, उन सब भाषाओं का भी अध्ययन करना होता था। साथ ही साथ अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी इतिहास, उन सब चीजों का अध्ययन करना होता था। तो कृष्णाधन घोष जो कि अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहते थे उस समय के हिसाब से, तो इन्होंने क्या किया, जब अरविंद घोष मात्र 7 वर्ष के थे ना, 7 वर्ष के, अर्थात कब? 1879 में। 1879 में अरविंद घोष को इंग्लैंड भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए। कृष्णाधन घोष वो भी आते जाते रहते थे इंग्लैंड, मतलब वहां भी इनका काफी रहा होगा प्रॉपर्टी। तो ये जो है अरविंद घोष 7 वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले जाते हैं, वहीं इनकी बाकी की शिक्षा दीक्षा होती है। शुरू में तो यहाँ शुरू हुआ होगा, लेकिन आगे की जो पढ़ाई है इनकी इंग्लैंड में होती है। और इन्होंने ना कुछ ही समय में, मतलब 7 वर्ष की आयु में गए थे, तो फिर उसके बाद ये वहां की भाषा वगैरह सीखना शुरू करते हैं। तो
लैटिन, ग्रीक, इन भाषाओं पर पकड़ हासिल कर लेते हैं। देखो जो भी ना लैटिन और ग्रीक सीख लिया मतलब वो पूरा अंग्रेजी को जान गया, क्योंकि लैटिन और ग्रीक से ही अंग्रेजी भाषा का उद्भव माना जाता है। तो लैटिन, ग्रीक ये सब पर ये अच्छी पकड़ बना लेते हैं। और पढ़ने में काफी तेज थे अरविंद घोष, मेधावी थे, बहुत ज्यादा होशियार थे। तो इन्होंने लगभग 18 वर्ष की आयु में, महज 18 वर्ष की आयु में कब, तो 1890 में, कब 1890 में आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण कर ली। कब, 1890 में। और कहा जाता है कि इस परीक्षा में वो उत्तीर्ण तो हो गए थे, लेकिन शुरू से ही ना अरविंद घोष जी का जो मन है वो विलायत में नहीं लगता था, उनको हमेशा अपने देश की याद आती थी। वो जो है शुरू से, मतलब देखो जो एक महान आदमी होता है ना, जो कुछ महान कार्य करने के लिए जन्मा होता है, उसका अगर आप दूसरे कामों में उसको लगाओगे तो उस तरफ उसका ध्यान कभी भी नहीं जाता है। हाँ, वो पढ़ने लिखने में काफी तेज थे, इसलिए उन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा निकाल ली। 11वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। 11वां स्थान मतलब जो टॉप 10 में जगह तो नहीं बना पाए, लेकिन उसके ठीक एक ऊपर थे। 11वां स्थान इनको मिला था आईसीएस की परीक्षा में। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्होंने मन बना लिया था कि भाई मेरे को अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी है, लेकिन पिता का दबाव था कि भाई तुमको कुछ करना है, करना है। तो इन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। लगभग ये टॉप 10 में आते आते थोड़ा सा चूक गए, 11वें स्थान को इन्होंने प्राप्त किया। अब जो है घुड़सवारी की परीक्षा भी उस समय होती थी। कहते हैं कि अरविंद घोष ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा को पास नहीं किया। इन्होंने मतलब वहां बोला कि मुझको घोड़ा चलाना नहीं आता है। तो उस टाइम पे ना जो आईसीएस के अफसर होते थे उनको घुड़सवारी आना अनिवार्य था। मतलब देखो ऐसा छोटा छोटा चीज, अगर मान लो किसी को सच में घुड़सवारी नहीं आती है तो उसको भी जो है बाहर कर दिया जाता रहा होगा। तो ये खुद जो है यहां पर असफल हो जाते हैं और उसके कुछ ही वर्ष बाद ये भारत आ जाते हैं। और 1893 में अरविंद घोष ने बड़ौदा रियासत, जो कि आज की गुजरात क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बड़ौदा रियासत, अभी तो रियासत नहीं है लेकिन उसी क्षेत्र में आता है गुजरात में। तो बड़ौदा रियासत का बड़ौदा कॉलेज, यहां पर ये जो है अध्यापक के रूप में कार्य करना शुरू कर देते हैं। देखिए यहाँ के जो राजा साहब थे ना, बड़ौदा के राजा, वो इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे। एक तो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, देखो उस जमाने में अगर कोई आईसीएस की परीक्षा निकाल ले रहा है ना, तो भाई उससे ज्यादा टैलेंटेड बंदा और कोई नहीं होगा। आज भी यही चीज है, अगर कोई यूपीएससी क्लियर कर ले रहा है, कोई आईएएस बन जा रहा है, आईपीएस बन जा रहा है, तो क्या कोई उससे ज्यादा पढ़ा लिखा किसी चीज को समझ पाने में काबिल हो सकता है क्या? बाकी तो लोग तो डिग्रियां काफी सारे प्राप्त कर लेंगे कॉलेजों में, और डिग्री उनको काफी मिल जाएगी, लेकिन इस तरह की परीक्षा को पास करने से ही एक तरह से आदमी का पता चल जाता है कि भाई वो चीजों को कितना समझ पाता है। ये परीक्षा नहीं है मात्र, आप किताबें पढ़ के तो कोई भी पास कर लेगा, लेकिन यूपीएससी की जो परीक्षा है, आईएएस की जो परीक्षा है, उसमें किस तरह का होता है ये आप सभी चीजें, आप सभी लोग जो है इस चीज से परिचित है। तो काफी मतलब ये ख्याति प्राप्त हो गए। अब जो बड़ौदा के कॉलेज में अध्यापक के रूप में नियुक्त हो गए। अब देखिएगा इसी समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन भी एक तरह से शुरू हो चुका था। तो अब जो है क्या हुआ कि जो अरविंद घोष है ये भी कांग्रेस की तरफ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि कांग्रेस की तरफ झुकना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इनका जो झुकाव है ना, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उदारवादी दल था, जो कि उस समय उनका वर्चस्व था, उनसे ये समर्थन, उनसे उनके प्रति इनका मतलब जो उदारवादी विचारधारा के प्रति ये मतलब क्या कहेंगे इसको, माफी चाहूंगा, मतलब अरविंद घोष जो हैं वो उदारवाद के खिलाफ थे। जो उदारवादी विचारधारा थी ना, वो संवैधानिक तरीके से काम करना पसंद करते थे। तो अरविंद घोष जो हैं उस चीज के विरुद्ध थे। इनका जो विचार था, जो तिलक जी का विचार था, राजा लाला लाजपत राय जी का विचार था, मतलब थोड़ा उग्र तरीका अपनाने के लिए भी ये तैयार थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इनके एक भाई साहब थे, इनके एक भाई थे वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष ये भी काफी पढ़े लिखे थे, वारिंद्र कुमार घोष भी। और ये क्या थे भाई वारिंद्र कुमार घोष? तो ये क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी। देखो उस टाइम पे एक था उदारवाद, जो कि हाथ जोड़ना, संवैधानिक तरीके, इन पर विश्वास करते थे। दूसरे थे
उग्रवादी। उग्रवादी जो कि थोड़ा सा मतलब उग्र तरीका अपनाना पसंद करते थे, मतलब ये लोग आंदोलन करते थे, स्वदेशी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, हड़ताल करना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, नुकसान पहुंचाना, थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करना, इन सब चीजों पर इनका यकीन था, जो उग्र विचार वाले नेता थे। लेकिन जो क्रांतिकारी थे ना, वो तो भाई इससे भी आगे, वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी की भी हत्या करने और खुद की जान देने से भी वो पीछे नहीं हटते थे। तो टोटल 3 तरह की विचारधाराएं उस समय थी भारत में। एक आपका हो गया उदारवाद, दूसरा हो गया उग्रवाद, तीसरा हो गया क्रांतिकारी। ये तीनों ही राष्ट्रवादी थे, उदारवादी राष्ट्रवाद, उग्रवादी राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, ऐसे बोलेंगे। तो जो वारेंद्र कुमार घोष थे वो इनके भाई थे। तो ये भी पूछा जाता है कि किस उग्रवादी नेता के भाई क्रांतिकारी थे, ऐसे। तो अरविंद घोष के भाई जो है वारेंद्र कुमार घोष, ये क्रांतिकारी थे। अब देखिएगा, जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ तो उस समय जो अपने सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और आगे चल करके स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किन्होंने संभाला? तो उग्र विचार वाले नेताओं ने, अर्थात इन्होंने, अरविंद घोष, तिलक जी, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, इन्होंने जो है आगे चल करके स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया। और ये सभी नेता ना उदारवादी नेताओं का विरोध करते थे, उनका समर्थन नहीं करते थे। अच्छा, ये जो है ना अपने अरविंद घोष, इन्होंने उदारवादी नेताओं के लिए एक लेख लिखा था, ये आपसे पूछा जा सकता है। न्यू लैंपस फॉर ओल्ड, न्यू लैंपस फॉर ओल्ड, ये जो है इन्होंने उदारवादियों के लिए एक लेख लिखा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उदारवादियों के विरुद्ध न्यू लैंपस फॉर ओल्ड, यह लेख किसने लिखा था? तो अरविंद घोष जी ने लिखा था, क्योंकि ये जो उदारवादी थे, इनके जो तरीके थे, उनका ये बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे, उसको बिल्कुल भिक्षावृत्ति कहते थे, ये ध्यान रखेंगे, भिक्षावृत्ति और काफी कुछ कहा जाता था। इसके अलावा जो उग्र विचार वाले नेता, जिनकी मांग थी स्वराज्य, काफी समय से वो लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में स्वराज्य को पारित करने में लगे हुए थे, जो कि सन 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वराज्य कांग्रेस का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ये वाला प्रस्ताव जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया जाता है। तो ये जो स्वराज्य की मांग है, भले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से या कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने इसकी मांग की थी, लेकिन इसके मांग के पीछे कौन थे? उग्रवादी विचार वाले नेता। और ऐसा कहा जाता है कि जो उग्रवादी नेता थे ना, जैसे कि आपके तिलक जी हो गए, लाला लाजपत राय जी हो गए, विपिन चंद्रपाल जी हो गए, अजित सिंह जी हो गए, अरविंद घोष जी हो गए, तो ये जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, स्वराज्य जैसा कोई चीज होना चाहिए, मतलब स्वराज्य का क्या मतलब, ये अरविंद घोष जी की देन थी, ऐसा माना जाता है। मतलब कि अरविंद घोष जी का यह मानना था कि हम जो काम कर रहे हैं, हम जो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, हमारा जो अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, हमारा जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, वो होना चाहिए स्वराज्य, अथवा इसी को बोलेंगे स्वतंत्रता। तो ये पहले नेता थे जिन्होंने भारतीयों का अंतिम लक्ष्य स्वराज्य अथवा स्वतंत्रता माना, ध्यान रखना। बाद में फिर इसी चीज को ये लोग जो है उग्रवादी लोग, वो लोग फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच के माध्यम से पारित करने का प्रयास करते हैं, जो कि सन 1906 में पूर्ण हो जाता है। तो स्वराज्य की कल्पना करने वाले, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन के समय कौन थे? अरविंद घोष। वैसे अगर किसी किताब में स्वराज्य का जिक्र हुआ है तो वो फिर आपके दयानंद सरस्वती जी, जो कि सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने इसका जिक्र किया है। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के समय स्वराज्य, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, ये अरविंद घोष जी का मत था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा, अब जो स्वदेशी आंदोलन है वो धीरे धीरे जो है उग्र होता चला जाता है। और इसी बीच क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में आयोजित होता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में विभक्त हो जाता है। वैसे तो ये जो 2 दल थे ना, गरम दल नरम दल, वो पहले से ही थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किसका वर्चस्व होगा, इसको लेकर के जो दोनों दल थे वो लगभग भिड़े हुए थे। और जो उदारवादी दल था, नरम दल, कांग्रेस में उसी का ही वर्चस्व था, और जो गरम दल वाले थे वो कांग्रेस में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे। लेकिन जो उग्र विचार वाले नेता थे वो इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और अंततः कांग्रेस में
उदारवादी विचारधारा के नेताओं का ही वर्चस्व बना रहता है और 1907 के सूरत अधिवेशन के तहत जो उग्र विचार वाले नेता हैं उनको कांग्रेस से पृथक कर दिया जाता है। तो जो तिलक जी हैं उनको भी बाहर कर दिया जाता है, अरविंद घोष जी को भी बाहर कर दिया जाता है। भाई सब उग्रवादी जितने भी नेता थे ना उग्र विचार वाले, सबको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। अब क्या होता है, जो अंग्रेज सरकार है, क्योंकि जो उदारवादी नेता थे ना वो अंग्रेजों के समर्थक थे, ब्रिटिश सरकार का समर्थन करती थी। उदारवादी नेताओं का यह बोलना था कि हम जो हैं अंग्रेजों के संरक्षण में, ब्रिटिश सरकार के संरक्षण में थोड़ा बहुत सुधार चाहते हैं, और उन सुधारों को वो लोग कैसे मांगते थे, हाथ जोड़ करके संवैधानिक तरीके से। और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि हम ब्रिटिश सरकार के समर्थक हैं। तो इससे जो है ब्रिटिश सरकार बड़ी खुश हो गई। अब चूंकि इन नेताओं को, उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया है, तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, इन नेताओं का दमन करना शुरू कर दिया। बाल गंगाधर तिलक जी, उनको जो है 6 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है, सीधा उनको भारत से बाहर बर्मा में मांडले जेल में भेज दिया जाता है। लाला लाजपत राय जी, भाई उनको तो देश छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है, मतलब उनके ऊपर भी इतना प्रेशर बनाया गया था। अब देखिएगा अरविंद घोष, इनके साथ क्या होता है, मैंने बताया इनके भाई थे वारिंद्र घोष, जो कि उस समय अपने कलकत्ता में मतलब कि बंगाल में ये एक्टिव थे क्रांतिकारी के रूप में, और काफी सारे ये काम कर रहे थे। जैसे अरविंद घोष वो उग्र विचार वाले नेता थे, मतलब आंदोलन करना, स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन, वो सब चीजें जो है अरविंद घोष जी का काम था। अच्छा, अरविंद घोष जी के ना कुछ उद्देश्य थे जो इन्होंने समय समय पर अपने लेखों में बोला था, आप उसको जान लीजिएगा। जैसे कि इनके जो तरीके थे या कहें उद्देश्य, ये स्वदेशी का प्रचार और विदेशी का बहिष्कार, ये इनका एक लक्ष्य था। उसके बाद दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन, ये इनका मानना था। उसके बाद तीसरा है जनता द्वारा सरकार के साथ असहयोग, मतलब ये बोलते थे कि जो जनता है, लोग हैं, वो सरकार के साथ सहयोग न करे, असहयोग करे। सरकारी अदालतों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार। उसके बाद अगला है 5वां, सरकार को सहायता देने वालों का सामाजिक बहिष्कार, मतलब कि जो भी लोग सरकार को सहायता करते हैं या फिर सरकार के समर्थक हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार करिए। तो ये इनके लक्ष्य आप लोग कह सकते हैं या फिर इनके काम करने का तरीका था। इनके जो सहयोगी थे विपिन चंद्र पाल, तो उनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता था वंदे मातरम, विपिन चंद्र पाल के द्वारा। तो इनके जो लेख हैं उस वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित होता था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा 1907 जब सूरत अधिवेशन हुआ तो उसी समय क्रांतिकारी गतिविधियां भी काफी जोर पकड़ रही थी। वारिंद्र कुमार घोष ये काफी सक्रिय थे। इसी बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में अपने जो क्या नाम उनका, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने मुजफ्फरपुर के एक डिस्ट्रिक्ट जज, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, तो उसको मारने की कोशिश की, लेकिन जो बम फेंका गया था उसके गाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में, वो जो है उसमें नहीं था। वहां पर 2 यूरोपीय महिलाएं थी, उनमें से एक ना इस किंग्सफोर्ड की वाइफ थी, तो वो दोनों उसमें मारी जाती हैं और बाद में फिर ये लोग पकड़ लिए जाते हैं। जो प्रफुल्ल चाकी हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था, खुदीराम बोस जी को बाद में फांसी दी गई थी। और उसी बीच ना एक स्थान था माणिक तला, ये सब जो है एक दूसरे से लिंक है, ध्यान रखेंगे। माणिक तला ये एक स्थान का नाम है। यहां पर क्या था, क्रांतिकारियों ने एक शस्त्र कारखाना बना रखा था, मतलब यहां पर जो है ना हथियारों की फैक्ट्री थी, जो कि इन क्रांतिकारियों द्वारा वहां पर हथियार वगैरह बनाया जाता था। तो जो प्रफुल्ल चाकी वगैरह हैं वो सब भी इसी से जुड़े हुए थे। और इन्होंने ना, जो वारिंद्र कुमार घोष हैं, अनुशीलन समिति नामक संस्था बना रखी थी और उसके थ्रू ये लोग काम किया करते थे। अब जो है माणिक तला जो हथियार बनाने का कारखाना था, तो यहां पर अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल जाता है कि यहां पर कोई हथियारों का कारखाना है। तो यहां पर जो है छापा मार दिया जाता है और लगभग 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कुछ को इस फैक्ट्री में गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ को बाद में दूसरे स्थानों से गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार लोगों में एक अरविंद घोष जी भी थे। कारण क्योंकि अरविंद घोष के जो भाई थे वारिंद्र कुमार घोष, चूंकि वो इस माणिक तला जो शस्त्रागार था, माणिक
माणिक तल्ला शस्त्रागार, और जो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, उनके भी ये लगभग सहयोगी थे। तो इस हिसाब से इनको भी पकड़ लिया जाता है कि अरविंद घोष चूंकि भाई वो उग्र विचार वाले नेता थे, और साथ ही साथ इस समय ना उग्र विचार वाले जितने नेता थे सबके ऊपर अंग्रेजों का डंडा बरस रहा था। तो अंग्रेज कैसे छोड़ेंगे, तो सीधा मतलब ये वो लोग कड़ी भिड़ा रहे थे कि भाई तुम्हारा जो भाई है वारिंद्र कुमार घोष वो आतंकवादी है। देखो उस जमाने में ना जो क्रांतिकारी हुआ करते थे, चाहे वो वारिंद्र कुमार घोष हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे रास बिहारी बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, अंग्रेज उनको क्या बोलते थे? आतंकवादी। ध्यान रखना, आतंकवादी। क्यों भाई? अंग्रेजों के लिए तो वो आतंक ही थे ना, आतंक का पर्याय थे अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों का जीना मुश्किल कर रखे थे। अगर थोड़ा ये और जोर लगाते ना, मतलब कुछ समय बाद रुक जाता है ये सब गतिविधियां, अगर ये और जारी रहता तो अंग्रेज कब का छोड़ के भाग जाते। तो इनको बोला गया कि भाई तुम्हारा जो भाई है आतंकवादी है तो तुम भी उनके सहयोगी होगे। वैसे ही वो थोड़े से उग्र विचार वाले थे, तो इनको भी पकड़ लिया जाता है, इनके ऊपर भी केस चलता है, मुकदमा चलता है, लेकिन कुछ भी चीज इनके विरुद्ध साबित नहीं हो पाता है। लेकिन इस समय ना जब वो जेल में रहते हैं, उनके ऊपर मुकदमा चलता है, तो इनको काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, बहुत ज्यादा सताया जाता है, परेशान किया जाता है। तो उससे इनका जो दिमाग है कहीं ना कहीं घूम जाता है, और अंग्रेजों की जो तरीके हैं उससे इनका विश्वास उठ जाता है। जो उदारवादी नेता थे ना, वो क्या बोलते थे? हमको अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भरोसा है। और अरविंद घोष जो है ना इन सब चीजों का विरोध करते थे कि अंग्रेज बिल्कुल भी न्यायप्रिय नहीं है। तो वो जो है इस चीज को देख भी लेते हैं कि भाई अंग्रेज कैसे टाइप के हैं। अब अरविंद घोष को अंततः सबूत वगैरह कुछ मिलता नहीं है, कोई चीज साबित हो नहीं पाता है, तो अरविंद घोष जी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इनके साथ जो दूसरे लोगों को पकड़ा गया था, जैसे कि वारेंद्र कुमार घोष हो गए और भी काफी सारे लोग थे, तो उनमें से अधिकतर को सजाए काला पानी दिया जाता है। तो ये चीज था। अब जो है अरविंद घोष चूंकि इनका जो ग्रुप था वो भी टूट चुका है। क्यों? क्योंकि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं वो चले गए हैं जेल, वो भी कहां? बर्मा मांडले जेल में। विपिन चंद्र पाल वो भी संन्यास ले लेते हैं। लाला लाजपत राय वो चले गए हैं विदेश। अजित सिंह का भी वही हाल है। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो तो भाई उदारवादियों को कांग्रेस में प्रवेश करने ही नहीं दे रहे हैं, सीधा बाहर कर दे रहे हैं। तो ऐसे में जो अरविंद घोष जी थे लगभग अलग थलग हो गए, एकदम अलग थलग हो गए। तो इन्होंने भी जो है राजनीति से संन्यास ले लिया। और इन्होंने क्या निर्णय लिया मालूम है? इन्होंने बोला कि मुझको ब्रिटिश साम्राज्य में रहना ही नहीं है, मुझको ब्रिटिश साम्राज्य में रहना ही नहीं है, मैं ऐसे स्थान जाऊंगा जहां पर अंग्रेजों का राज न हो। तो ऐसा स्थान भाई या तो आप कहीं और चल दो, लेकिन भारत में भी ना उस जमाने में ऐसे क्षेत्र थे जहां पर अंग्रेजों की हुकूमत नहीं चलती थी। एक तो था गोवा था, दूसरा पुडुचेरी था, और यहां पर देखो गोवा में पुर्तगाली थे और पुडुचेरी में फ्रांसीसी। तो ये क्या करते हैं? चले जाते हैं पुडुचेरी, पौंडीचेरी, जिसको आज हम लोग पौंडीचेरी बोलते हैं, उसको उस समय पुडुचेरी। वैसे तमिल में इसको स्पष्ट क्या कहते होंगे? पुडुचेरी को, पौंडीचेरी को? अगर किसी को मालूम है तो बताइएगा। अभी तो हम लोग इसको पौंडीचेरी बोलते हैं, कहीं पर पुडुचेरी इस टाइप से भी लिखा हुआ होता है। तो पौंडीचेरी या पुडुचेरी, तो ये यहां चल देते हैं। ये लगभग 1910 की बात है। 1908 में ये वाला मामला हुआ था। ये जो माणिक तल्ला वाला मामला है ना, ये 1908 में हुआ था। और लगभग इनके ऊपर काफी मतलब शोषण किया गया जेल में, किसी भी तरह से इनको जो है फंसाया जाए, सजा सुनाया जाए। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जी, उनको 1908 में गिरफ्तार किया गया और 6 साल के लिए उनको जो है मांडले जेल में भेज दिया गया। तो वैसे ही अंग्रेज सरकार जो है अरविंद घोष को भी लंबा अंदर डालने के फिराक में थी, लेकिन इनके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं मिल पाता है, इस कारण से इनको जो है रिहा कर देना पड़ता है। लेकिन अरविंद घोष जो है ना अब अंग्रेजों से बिल्कुल ऊब चुके थे। उनका जो भी मतलब न्यायिक व्यवस्था जो भी चीज है उससे ऊब चुके थे। और काफी सारे जो भारतीय लोग थे उन्होंने ही इन सब का साथ नहीं दिया था, क्योंकि जो क्रांतिकारी उस समय पकड़े गए थे वो किसी ना किसी की गद्दारी के कारण पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है अरविंद घोष जी को अंदर तक हिलाकर रख देती है। और वो बोलते हैं कि मैं जो हूं संन्यास लूंगा, संन्यास लेकर के भी तो देश की सेवा की जा सकती है ना, आध्यात्म की तरीके से। क्योंकि जब ये जेल में रहते हैं तो उस टाइम पे इन्होंने काफी सारे
आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिससे इनका झुकाव जो है आध्यात्म की तरफ चल देता है। अब ये पौंडीचेरी चले जाते हैं, तमिलनाडु में है पौंडीचेरी, तो वहां पर ये जो है आश्रम की स्थापना करते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वहां पर आश्रम स्थापित कर लेते हैं और फिर वहीं ये रहने लगते हैं और 1950 में इनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। आज भी इनका आश्रम है वहां पौंडीचेरी में। और इन्होंने ना अगला जो 40 वर्ष है, 1910 से 1950 के जो वर्ष है, लगभग 40 वर्ष का समय वो उन्होंने यहीं बिताया और यहां पर उन्होंने काफी कुछ किया, काफी सारे दार्शनिक चीजें उन्होंने की। इसके अलावा शिक्षा के संबंध में भी उन्होंने काफी कुछ किया। देखो ये काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, आईसीएस की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की थी और ये शिक्षा के महत्व को समझते थे और इनके जो लक्ष्य थे, इन्होंने जो उद्देश्य बताए थे और वो उग्र विचार वाले नेताओं का भी उद्देश्य था। क्या था कि राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना। देखो जो उदार विचार वाले नेता थे ना, वो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य, पाश्चात्य संस्कृति को भारत में लाना चाहते थे, उसको प्रसारित करना चाहते थे। लेकिन जितने भी उग्र विचार वाले नेता थे, अरविंद घोष जी भी ये राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहते थे। तो इन्होंने जो है एक इनका जो झुकाव था राष्ट्रीय शिक्षा की तरफ, तो उन सब चीजों को ये उस पर मतलब और ज्यादा काम करने के लिए इस तरह से पौंडीचेरी में आश्रम स्थापित कर लेते हैं और ये एक उग्रवादी नेता से एक महर्षि बन जाते हैं, एक योगी बन जाते हैं। इन्होंने जो है ना योग भी किया, मतलब जो योग साधना है ना, उन सब चीजों पर भी काफी इन्होंने काम किया। यहां रहते हुए शिक्षा इन्होंने जो है ये बोला कि बच्चा लगभग 7 वर्ष का हो जाए तो उसका संबंध जो है शिक्षा से जुड़ ही जाना चाहिए किसी भी तरह से, ये इन्होंने बोला। पौंडीचेरी से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी, कर्म योगी, ध्यान रखना, कर्म योगी। अच्छा, जब ये इंग्लैंड में थे ना, उस समय ये एक संस्था से जुड़े हुए थे। मैंने शायद वो आप लोगों को नहीं बताया, कभी कभी ना ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। एक संस्था है लॉर्ड्स एंड डैगर, लॉर्ड्स एंड डैगर, लॉर्ड्स एंड डैगर। ये जब ये इंग्लैंड में थे उस समय इस संस्था से ये जुड़े हुए थे। क्या है, कभी कभी इस तरह की चीजें पूछ ली जाती है। तो ये थे अरविंद घोष, जो कि शुरू में एक क्या थे भाई, एक आईसीएस बनने वाले थे, मतलब कि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले थे। बाद में वो टीचर बन जाते हैं, कहां पर, बड़ौदा में। उसके बाद फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ते हैं, एक नेता बनते हैं, उग्र विचार वाले नेता। बाद में फिर इनका जो संबंध है क्रांतिकारियों से भी जुड़ जाता है, या फिर कहें जोड़ दिया जाता है। जेल में भी ये रहते हैं। उसके बाद फिर ये संन्यास धारण कर लेते हैं, एक नेता, एक योगी के रूप में बदल जाता है, जो कि शिक्षा के लिए काम करता है, दार्शनिक चीजों की व्याख्या करता है, काफी कुछ करता है, जैसा एक योगी होता है उस तरह से। और ये यहीं रहते हैं अगले 40 वर्ष और 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे भाई अरविंद घोष जी। तो आज का जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया या नहीं। कुछ भी डाउट हो ना तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये जो मैंने श्रृंखला शुरू की है हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी नेता थे, देखिएगा आगे आने वाले समय में ना जो क्रांतिकारी बंधु हैं हमारे, जैसे कि वारेंद्र कुमार घोष हो गए, आगे फिर प्रफुल्ल चाकी हो गए, खुदीराम बोस, मात्र 15-16 साल के थे वो और उनको फांसी दे दी जाती है। तो इस तरह जितने भी नेता आएंगे ना, अलग अलग क्षेत्र के, किसी भी क्षेत्र के हो, जिनका संबंध हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ होगा, मैं उनके जीवन परिचय आप लोगों के साथ साझा करूंगा, क्योंकि यहां से भी ना काफी सारे प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। और प्रश्न पूछे या न पूछे, हमको हमारे इन नेताओं के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भाई यही हमें सिखाते हैं और इनका जो जीवन है वो प्रेरणादायी है, इससे हमको प्रेरणा भी मिलती है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा, ताकि अरविंद घोष जी का ये जो जीवन परिचय मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है ये और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।